मेरी जिंदगी भी हर आम आदमी जैसी ही है। मैं एक बोरिंग ऑफिस में काम करता हूँ। मैं वहां किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता, शांति से अपना काम करता हूँ और फिर घर चला जाता हूँ। मैं हर रोज उसी ट्रेन से घर लौटता हूँ और थका हारा घर पहुंचता हूँ और अगले दिन इसी रूट को दोहराने की तैयारी करता हूँ। जिंदगी से मेरी कोई बड़ी आशाएं नहीं है। मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि मेरे बच्चे बड़े होकर आराम की जिंदगी जिए, बिना किसी को परेशान किए। जितना ही मुझे याद है, हमेशा से ऐसा ही होता आया है। चाहे कहीं भी किसी भी हाल में क्यों न रहा, कभी भी कुछ भी नहीं बदला। लेकिन फिर भी लोग मेरे रहन सहन पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे जीना नहीं आता और मैं अपनी जिंदगी इस तरह जीकर बर्बाद कर रहा हूं। उन्हें लगता है कि एक आम आदमी की जिंदगी में कुछ भी दिलचस्प नहीं हो सकता। काश वो सही होते, पर वो सब गलत सोचते हैं। पिछले साल की गर्मियों की दोपहर का एक दिन था। मैं हमेशा की तरह अपने निर्धारित समय पर घर से निकल गया। ऐसा लग रहा था कि वो दिन भी हर दिन की तरह ही होगा। मैंने घर लौटने के लिए ट्रेन पकड़ी और जब तक मैं अपने स्टेशन पर उतरा तब तक अंधेरा हो चुका था। हमेशा की तरह स्टेशन से घर तक मैं पैदल जा रहा था, जबकि मेरा घर वहां से 15 ब्लॉक्स की दूरी पर था। लेकिन सारा दिन ऑफिस में बैठकर काम करने के बाद मुझे इस समय बाहर की हवा लेना पसंद था। सब कुछ आम दिन की तरह चल रहा था। जब मैं अपने घर से 10 ब्लॉक की दूरी पर था तो मैंने ध्यान दिया कि कुछ ही दूरी पर एक आदमी मेरे पीछे चल रहा था। आमतौर पर मेरा ध्यान इस बात पर नहीं जाता, सभी को चलने का हक है और वो जहां चाहे वहां चल सकते हैं। लेकिन इस आदमी में कोई बात तो थी जो मुझे खटक रही थी। वो बस मुझे ही देखे जा रहा था, जैसे उसकी आंखें मुझ पर अटक गई हों। मैंने कोशिश की कि मैं पलटकर उसे ना देखूं, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं पा रहा था। वो आदमी बेघर लग रहा था क्योंकि उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। जैसे ही मैं अपने घर के नजदीक पहुंचा, वो आदमी मेरे और करीब आ गया। सड़कें बिल्कुल खाली थी, जिसकी वजह से मुझे और भी ज्यादा डर लग रहा था। 2 ब्लॉक्स और आगे चलने के बाद जब मैंने देखा कि वो आदमी अब भी मेरा पीछा कर रहा है, तो मैंने तय किया कि मुझे और तेज चलना चाहिए। तेज चलने पर तकरीबन भागते हुए मैंने बगल से निकलती हुई एक गाड़ी के बहाने से पीछे मुड़कर उस आदमी को देखा। जब मेरा ध्यान उस पर गया तो मैं चौंक गया। वो आदमी अब भी मेरा पीछा कर रहा था और बल्कि अब वो मेरे और भी ज्यादा करीब था। मेरे दिमाग में सबसे पहले आया कि मुझे भागना चाहिए, लेकिन ऐसा करने से वो और भी चौकन्ना हो सकता था। मैंने सोचा कि मैं दीवार के साथ साथ चलता रहूंगा और जैसे एक मोड़ आया तो मैंने वहां अपनी स्पीड और तेज कर दी। कुछ सेकंड बाद जब मैंने देखा तो वो आदमी भी उस मोड़ पर मुड़ चुका था। मैं अपने घर तक पहुंचने ही वाला था और मैं नहीं चाहता था कि उस आदमी को मेरे घर का पता चले, इसलिए मैं वहीं रुक गया। मैं दीवार से सट कर खड़ा हो गया। मैंने अपने हाथ में एक बड़ा पत्थर उठा लिया और उसका इंतजार करने लगा। वो आदमी मेरे पास से निकलकर आगे चला गया। मुझे उसकी चाल में हिचकिचाहट महसूस हुई। अगर वो मुझे किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाना चाहता था तो उसने वो मौका गंवा दिया था। मैं तब तक वहां खड़ा रहा जब तक वो आदमी मेरी आंखों से दूर नहीं हो गया। फिर मैं शांत हुआ और एक दूसरे रास्ते से अपने घर की ओर जाने लगा। मैं अभी भी उम्मीद कर रहा था कि शायद वो आदमी मुझे दिख जाए। घर पहुंचने के बाद बाकी वक्त भी एक आम दिन की तरह ही बीत रहा था। मेरी बीवी काम से जल्दी घर आ गई थी, इसलिए उसने रात का खाना खुद बनाने का फैसला किया और मैं इस बात से खुश था क्योंकि उस रात मैं बहुत परेशान था। मैंने तय किया कि जो मेरे साथ हुआ मैं उसके बारे में अपने घर पर नहीं बताऊंगा, क्योंकि इससे वो भी परेशान हो जाएंगे। रात होने पर जब मैं अपने बिस्तर पर गया तो मुझे लेटते ही नींद आ गई। मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसे तकिए पर सर रखते ही कुछ ही सेकंड्स में नींद आ जाती है और मैं मुश्किल से ही आधी रात में उठता हूं। उस रात बीच में जब मेरी नींद खुली तो मैंने टाइम देखना भी जरूरी नहीं समझा और वापस सोने की कोशिश करने, लेकिन तभी मुझे अपने गले पर कोई ठंडी चीज महसूस हुई। अगर तुम अपनी जगह से 1 इंच भी हिले तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। वो डरावनी आवाज किसी जान पहचान वाले की नहीं थी। मेरी आंखें अभी भी खुलने की कोशिश कर रही थी। क्या कौन हो तुम? मैंने नींद भरी आवाज में डरते हुए जवाब दिया। जब मुझे एहसास हुआ कि मेरे साथ क्या हो रहा है तो मुझे उस आदमी का चेहरा पहचान में आ गया। ये वही बेघर आदमी था जो मेरे घर पहुंचने से पहले रास्ते में मेरा पीछा कर रहा था। शायद उसने बाद में भी मेरा पीछा करना नहीं छोड़ा होगा और उसने पक्का मेरा घर देख लिया होगा। उसे देखकर मेरी आंखें चौंक गई और मैं वहीं जम सा गया। मैं नहीं चाहता था कि वो आदमी किसी भी तरह का कोई गलत कदम उठाए, क्योंकि उसके हाथ में जो चाकू था वो उसने मेरी गर्दन पर रखा हुआ था। अब तुम धीरे से मेरे साथ उठोगे और मुझे अपने सारे पैसे निकाल कर दोगे, उसने आराम से कहा। जब वो बोल रहा था तो उसके मुंह से निकलती बदबू की वजह से मैं बस उल्टी करने ही वाला था। वो अपनी आवाज से मुझे धमकाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन मैं जानता था कि वो नशे में था। उसकी आंखें एक आम इंसान की तरह नहीं थी। मेरे घर पर घुसने से पहले उसने ड्रग्स लिए थे। वो आदमी उस समय बहुत खतरनाक था। एक गलत कदम और हमें उसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ सकती थी। वो आदमी मुझे धीरे धीरे उस जगह तक ले गया जहां अब अपने पैसे रखते थे, एक ड्रॉर के अंदर के एक डिब्बे तक। दरअसल मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। मैं बस उसे गुमराह करके अपनी बीवी को कुछ वक्त देना चाहता था ताकि वो बेड के साइड पर रखे ड्रॉर से गन निकाल सके। तुम चुपचाप खड़ी रहो,
मैं तुम्हें देख रहा हूं, कोई भी गलत कदम उठाया तो मैं तुम तीनों को मार डालूंगा। मैं यहीं खड़ी हूं, प्लीज उससे कुछ मत करना। तुम पैसे लो और यहां से चले जाओ। हम नहीं चाहते कि यहां कुछ भी बुरा हो। हम तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। जब वो आदमी मेरी आवाज सुनकर गुमराह हुआ तो उस वक्त का फायदा उठाकर मेरी बीवी ने ड्रॉर से गन निकाल ली और उस आदमी पर गोली चलाने लगी। लेकिन घबराहट में वो लॉक खोलना भूल गई, जिसकी वजह से गन नहीं चली। इस बात का फायदा उठाकर मैंने उस आदमी को धक्का दे दिया और अपने परिवार की तरफ भागने लगा। लेकिन उस आदमी ने मुझे रोकने के लिए मेरी टांग पर चाकू घुसा दिया। गुस्से में आकर वो मुझ पर जोर जोर से मुक्के मारने लगा और उसने मेरी काफी सारे दांत तोड़ दिए और फिर भी लगातार मुझे मारता रहा। मेरी बीवी ये सब होते देख रही थी, लेकिन वो गोली नहीं चला सकती थी क्योंकि वो मुझे भी लग सकती थी। ये सब देखकर मेरी बीवी ने उस आदमी के पास एक गोली चलाई, जिससे डर कर वो पीछे हट गई। अगर वो ऐसा नहीं करती तो उस आदमी के लगातार मारने की वजह से मैं कुछ सेकंड्स बाद दम तोड़ देता। वो आदमी दूसरे कमरे की तरफ भागा और जब हमने उसे पकड़ा तो हमने देखा कि वो आदमी सीढ़ियों के पास खड़ा था। इस बार उसने हमारी बेटी पर अपने चाकू को रखा हुआ था। तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, बेवकूफ कहीं के। तुम्हें मुझे उकसाना नहीं चाहिए था। मैं पैसे लेकर यहां से चला जाता। सुनो, शांत हो जाओ, बच्ची को जाने दो, वरना इस सब का अंत तुम्हारे लिए भी ठीक नहीं होगा। मैंने अपनी थोड़ी बहुत बची हुई जान लगाकर कहा। सोचो जरा, अगर तुमने इसे कुछ भी किया तो तुम्हारे लिए क्या रह जाएगा? तुम खुद को बचा नहीं पाओगे। मैं तुम्हें वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बच्ची मेरे साथ मरेगी और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ऐसा कहते हुए उसने हमारी बेटी का सर सहलाया। मेरी बीवी ये देखकर उसे बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने उस आदमी के सर पर गोली मारने की कोशिश की। वो उस गोली से बच गया, लेकिन इस शौक से वो सीढ़ियों से गिर गया। मेरी बीवी हाथ में गन लिए हमारी बेटी की तरफ भागी और उन दोनों की चिंता में मैं रेंगते रेंगते वहां जाने लगा। मैं देखना चाहता था कि मेरी बेटी और बीवी ठीक तो हैं। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरी बीवी सीढ़ियों के नीचे बैठकर रो रही थी और उसकी बाहों में मेरी बेटी भी रो रही थी और वो आदमी वहां गिरकर मर चुका था। हर जगह उसका खून फैला हुआ था। उस दिन के बाद मैं फिर से अपनी उसी पुराने दिनचर्या में वापस लौट गया, पर अब सब कुछ बदल चुका था। उस दिन के बाद से मैं चौकन्ना होकर चलता हूँ और मैंने ऐसी घटनाओं से लड़ने के लिए ट्रेनिंग भी ले ली है। अपने रहन सहन में बदलाव लाने के लिए मुझे एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, पर जब भी मैं उस रात को याद करता हूं ना, तो मुझे लगता है कि ये बदलाव मेरे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि उस रात मेरे घर में उस आदमी का खून सिर्फ इसलिए बहा क्योंकि मेरी बेटी की किस्मत अच्छी थी।